नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जो अपनी क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, साइकेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके हाई यील्ड इंपॉर्टेंट नोट से टेबलिंग के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें अगला टॉपिक है वो है डिमेंशिया एंड डिलेरियम। तो उसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैंने क्वेश्चंस के ऊपर लिखने की कोशिश की कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड है, साटा वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है। तो ये मैंने ट्राई किया लिखने का, जिससे पता चले, समझ आ सके कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड पे है। क्वेश्चन है कि एक एन 82-year-old पेशेंट विथ एल्जाइमर डिजीज इज एडमिटेड फॉर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एडमिट हुआ था। ड्यूरिंग द नाइट द नर्स फाइंड्स द पेशेंट सडनली रेस्टलेस पुलिंग आउट द आईवी लाइन, अनेबल टू फोकस एंड शाउटिंग। मतलब कि अचानक से जो बेचैन हो रहा है, कैनुला वगैरह को निकालने की कोशिश कर रहा है, अपना फोकस करने में अनेबल है, मतलब कि फोकस वगैरह नहीं कर पा रहा और जोर जोर से चिल्ला रहा है, कह रहा है कि समवन इज ट्राइंग टू किल मी, कोई मुझे मारना चाहता है। विच नर्सिंग एक्शन इज दैट प्रायोरिटी, कौन सा नर्सिंग एक्शन है वो इसकी प्रायोरिटी रहेगा। तो अपन देखते हैं इसमें आगे। ऑप्शन ए, अप्लाई रिस्ट रिस्टेन इमीडिएटली। अगर अपन उसको रिस्टेन करेंगे, ये करेंगे, तो हो सकता है उसमें रेस्टलेस है वो और बढ़ जाए, और हो सकता है इंजरी वगैरह हो जाए। तो अपना प्रायोरिटी एक्शन तो ये नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि असेस ऑक्सीजन सेचुरेशन वाइटल साइन एंड पॉसिबल रिवर्सिबल कोजेज। मतलब जो भी पॉसिबल है रिवर्सिबल कोजेज है, जो भी मतलब कि जो ऐसे कोज हैं जिनको अपन रिवर्स कर सकते हैं, वापस बदल सकते हैं, उनको अपन को उनको फाइंड आउट करने हैं, वो चेक करने हैं। ठीक है, आगे पर ये बेटर ऑप्शन है, इसे आगे देखते हैं। रीओरिएंट द पेशेंट एवरी 30 मिनट। अगर अपन को पेशेंट को रीओरिएंट तो करेंगे, बट अपन को पहले अगर वो ऐसा कर रहा है या अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, तो अपन उसको एक बार उसके मतलब कि दूसरे वाइटल्स वगैरह वाला बेटर ऑप्शन है, इसे ओरिएंटेशन उसके बाद करेंगे। बट उसका जो कोज है वो एक बार अपन को पता चलना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर आगे एडमिनिस्टर ए सेडेटिव बिफोर असिस्मेंट। असिस्मेंट करने से पहले सेडेट, अगर सेडेट वगैरह कर देंगे तो हो सकता है कि कोई तकलीफ ज्यादा हो जाए, ऐसा हो जाए, या उसको ये मतलब कि हो सकता है ऐसा। तो इसमें अपना जो बेटर आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। तो अपन को सबसे पहले ऑक्सीजन वगैरह लेवल वगैरह असेस करना है, ऐसा करना है। तो देखिए सिंपल, जैसे कि एल्जाइमर का कोई पेशेंट है, तो पहले है जो डिमेंशिया का पेशेंट था, डिमेंशिया का पेशेंट था, अचानक से डिमेंशिया के पेशेंट में डिलीरियम हो गया है। तो डिमेंशिया के पेशेंट में अचानक से डिलीरियम होने की वजह से, डिलीरियम में रहता है कि अचानक से उसको अनकॉन्शियसनेस होना, फिर डिसोरिएंटेशन वगैरह होना, ये सारी चीजें रहेगी। तो उसकी वजह से अपन उसको जो सबसे पहले जो करेंगे वो ये करेंगे कि डिलीरियम का जो मतलब कि ट्रीटमेंट करने का जो बेसिक क्राइटेरिया वही रहता है, जो अंडरलाइनिंग कोजेज वगैरह है उनको पता करके उनको ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो उनको ट्रीट करेंगे अपन। तो इसके हिसाब से अपन इसकी सेचुरेशन वगैरह ये सब चीजें चेक करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। बी एक्सेलेंशन है कि पेशेंट अक्यूट चेंज इज बेसलाइन डिमेंशिया। मतलब कि डिमेंशिया में एक्शन है इंडिकेट सुपरमाइड डिलीरियम। मतलब कि डिमेंशिया का पेशेंट था, उसको डिलीरियम हो गया। डिलीरियम ये मेडिकल इमरजेंसी कोज्ड बाई रिवर्सिबल फैक्टर, जैसे कोई इंफेक्शन वगैरह, इससे हो सकता है कि उसको ऐसा हुआ हो तो उसको डिलीरियम हो गया हो। तो इसलिए सबसे पहले ये रहा कि ऑप्शन ए में यही है। मैंने लिखने की कोशिश करी कि ए रिस्क एंड इंक्रीज एग्जिटेशन एंड इंजरी रिस्क। मतलब कि हो सकता है उसको ज्यादा बेचैन कर दे और इंजरी भी बढ़ जाए। रीओरिएंटेशन हेल्पफुल, पर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है अपना रीओरिएंटेशन। उसके बाद में जब स्टेबल हो जाएगा पेशेंट भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइटल्स वगैरह देख के जो भी अंडरलाइन कोजेज है उनको देखेंगे, उनको ठीक करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ है या कोई दूसरा रीजन हुआ है, वो देखते हैं। सेचुरेशन वगैरह कम है तो वो अपन जो पूरा करने की कोशिश करते हैं। सेडेशन आज कैन वर्सन डिलीरियम अनलेस स्पेशली इंडिकेटेड। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन को उसको सेडेटिव नहीं देना। फिर आ गया साटा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए नर्स इज असेसिंग ए ओल्डर एडल्ट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डिलीरियम। डिलीरियम वाला पेशेंट है, उसको ओल्डर पेशेंट है, उसको अपन को वो करिए, ओल्डर एडल्ट है, उसको असेस करिए। तो उसको कौन सी फाइंडिंग है जो डिलीरियम में पूछेगी। मतलब ये बेसिकली ये थे कि आप कैसे पता करेंगे कि उसको डिलीरियम है, यानी कि डिलीरियम के बेसिकली सिम्टम पूछना चाह रहा है, अपन को सिलेक्ट करना है। तो अपन को लिखेंगे कि ऑप्शन ए है सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स का सडन ऑनसेट होगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो डिलीरियम है उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो सडन ऑनसेट होते हैं कि ग्रेजुअल ऑनसेट होते हैं। तो अपन ये पूछना, तो अपन ने जो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है कि फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर उसमें जो कॉन्शियस लेवल का कॉन्शियसनेस है वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कॉन्शियसनेस आ रही है, कभी अनकॉन्शियसनेस हो रहा है, सेमी कॉन्शियस, ये होता है। तीसरा है कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस ओवर ईयर्स, मतलब कई सालों से उसको प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस हो रही है। तो ये फिर आ गया पुअर अटेंशन स्पान, यानी मतलब कि उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम है। विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। तो
अपन इसमें देखते हैं कि सबसे पहले होता है कि एक तो डिलीरियम होता है, वो सडनली होता है कि कोई पेशेंट एडमिट था, अचानक से उसको अनकॉन्शियस हो गया, तो ये पहला ऑप्शन तो सिलेक्ट ये कर लिया। फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का फ्लक्चुएटिंग लेवल मतलब कि उसमें हो सकती है जो डिलीरियम का पेशेंट होता है उसमें कॉन्शियसनेस वगैरह का फ्लक्चुएशन रहता है कि कभी ओरिएंटेड रहता है या कॉन्शियस रहता है, वो रहता है टाइम परसेंट पहले इसके प्रति रहता है, बाकी कभी भूल जाता है कि कौन है नहीं है, जानता नहीं है। फिर आता है प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस ओवर ईयर। जो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है वो डिमेंशिया में होता है, न कि डिलीरियम में होता है। तो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है वो डिमेंशिया में होता है, डिलीरियम में नहीं होता। तो ये कट गया। पुअर अटेंशन स्पान, उसको जो पुअर अटेंशन स्पान मतलब कि ध्यान की कमी रहती है। विजुअल हेलुसिनेशन, उसको हेलुसिनेशन होता ही होता है इसमें, तो इसको विजुअल हेलुसिनेशन होता है कि ऐसा हो सकता। क्या हुआ बेटू? आगे अपन इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है ए बी डी ई। तो अपन ये सिलेक्ट किया ए बी डी ई सी। मेमोरी लॉस उसको नहीं रहता है, मेमोरी लॉस डिमेंशिया में होता है। तो एक्सप्लेन डिलीरियम इज कैरेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट, मतलब कि कोई उसकी वजह से जो कॉन्शियसनेस होती है वो सडन फ्लक्चुएटिंग सिम्टम्स वगैरह हो गए, इन अटेंशन होगी, हेलुसिनेशन हो गया, अल्टर कॉन्शियसनेस होती है उसको, और डिमेंशिया का सिम्टम है कौन? मेमोरी लॉस इज डिमेंशिया सिम्टम। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो प्रायोरिटी बेस्ड है। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लाइंट विथ सीवियर डिमेंशिया रिफ्यूजेज ब्रेकफास्ट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन एवर स्टाफ अप्रोचेज। जब भी स्टाफ उसके पास में जाता है, एक डिमेंशिया का पेशेंट है जो कि ब्रेकफास्ट लेने के लिए उसने मना कर दिया, और जब भी उसके पास में कोई स्टाफ वगैरह कोई बात करने के लिए जाता है तो वो क्या हो जाता है? गुस्सा करता है स्टाफ वगैरह पे। तो इसमें अपना जो बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? अपना बेस्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए, फोर्स द पेशेंट टू ईट, अपन को खाने के लिए फोर्स करना है, फोर्स नहीं करना है पेशेंट को। दूसरा आ गया कि ऑफर फूड लेटर इन काम एनवायरमेंट, अगर अभी टाइम पे गुस्सा हो रहा है तो अपन को कुछ देर बाद में उसको फूड दे सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। इससे आगे अपन एक बात देते हैं, इंसर्ट ए फीडिंग ट्यूब इमीडिएटली, उसको एक इमीडिएटली फीडिंग ट्यूब है उसको इंसर्ट करनी है। तो अपन को फीडिंग ट्यूब डालेंगे तो वो वैसे ही एंग्री और मतलब कि वो हो रहा है और रिफ्यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो वैसे भी है तो बहुत ज़्यादा इंपल्सिव हो जाएगा और वो करेगा। फिर इसके बाद एक्सप्लेन रिपीटेडली वाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, उसको बार बार ये बोलना है कि क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, ऐसे नहीं जरूरी। तो अपन को ऐसा भी नहीं करना है, तो अपन जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ कि उसको जो है काम एनवायरमेंट में, अगर अपन जो भी पेशेंट रहेगा उसको जो कुछ देर बाद में अपन एकदम काम एनवायरमेंट में अगर वापस से ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट थोड़ा काम एनवायरमेंट में रहेगा, तो उसकी वजह से स्टिमुलाई वगैरह की कमी होने की वजह से, कम होने की वजह से वो फूड वगैरह के लिए हाँ कर ले। अगर रिपीटेडली अपने बार जबरदस्ती उसको चीज़ बताएंगे या जबरदस्ती खाने के लिए बोलेंगे तो वो उसकी वजह से वो वैसे ही है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, बहुत ज़्यादा है जो अग्रेशन में आ जाता है। इसलिए इसका आंसर होता है बी, ऑफर फूड लेटर इन काम एनवायरमेंट। मतलब ये आ गया कि बिकम ओवर वेल्ड इजीली, द बेस्ट इंटरवेंशन। स्टे काम रहना है अपन को, कुछ देर बाद में ट्राई करना है, और आर्ग्यू वगैरह फोर्स वगैरह करने की वजह से वो ज़्यादा वो हो सकता है, एग्रेशन में हो सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिनेरियो बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिनेरियो बेस्ड है। तो इसमें क्या कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर 4 पेशेंट, एक नर्स है जो 4 पेशेंट की केयर कर रही है। विच पेशेंट शुड बी नर्स असेस फर्स्ट, पहला मतलब कि इनमें से कौन सा पेशेंट है उसको नर्स सबसे पहले असेस्ट करेगी। ठीक है, तो अपन इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में है कि डिमेंशिया पेशेंट आस्किंग रिपीटिटिव क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि एक डिमेंशिया का पेशेंट है जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिमेंशिया का पेशेंट है तो उसको मेमोरी लॉस वगैरह होगी, तो बार बार हर एक चीज पूछेगा कि वॉशरूम किधर है, ये किधर है वगैरह किधर है, तो रिपीटेडली एक बार 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 है जो ये क्वेश्चन पूछेगा वो। दूसरा है कि डिलीरियम पेशेंट हु ऑक्सीजन सैचुरेशन सडनली फॉल टू 88, मतलब एक डिलीरियम का पेशेंट है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन है जो 88% गिर गया है। ठीक है, अपन इसको मान सकते हैं कि एक प्रायोरिटी बेस पे आएगा कि नर्सिंग के हिसाब से एक प्रायोरिटी पे है, लेकिन इससे आगे ऑप्शन देख सकते हैं, हो सकता है कोई सुसाइड वाला पेशेंट हो, ऐसा कुछ हो तो वो भी हो सकता है। फिर देखिए एल्जाइमर्स पेशेंट रिफ्यूजिंग मेडिकेशन के लिए एल्जाइमर वाला पेशेंट मना कर रहा है, तो अभी के लिए मना कर रहा है, हो सकता है बाद में भी ले ले, तो इससे जो अपन ऑप्शन बी देखा उससे बेटर तो नहीं है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन अपन ने कट कर दिया। फिर आता है कि ऑप्शन डी डिमेंशिया पेशेंट वेंडरिंग द होलवे, जो डिमेंशिया का पेशेंट है वो है जो क्या कर रहा है, वार्ड है जो उसमें है जो वंडरिंग कर रहा है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है, तो वो है जो डिमेंशिया का पेशेंट है, तो वो तो भूल गया, उसकी वजह से वो चक्कर काट रहा हो। लेकिन उससे ज्यादा अपन है कि उसको चक्कर वाले में समझ सकते हैं, एक पेशेंट ऐसा है जिसका सेचुरेशन लगातार गिर रहा है, तो उसको अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको अपन को असेस करना जरूरी है। तो पेशेंट तो स्टाफ
रहेगा, जो भी नर्सिंग स्टाफ रहेगा, वो नर्स रहेगी, वो सबसे पहले जाके उस पेशेंट को संभालेगी या उसको ऑक्सीजन वगैरह की जो भी जरूरत पड़ती है वो देगी। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। अपना आंसर चूज किया बी, एक्सप्लेनेशन यूज एबीसी, मतलब कि वो ही हो गया हाइपोक्सिया इज कॉमन रिवर्सिबल कोज ऑफ डिलीरियम वगैरह का इसका, क्योंकि जो हाइपोक्सिया होता है उसकी वजह से डिलीरियम का कोज अपन ने अभी देखा कि डिलीरियम का मतलब कि जो कोज होता है वो हाइपोक्सिया वगैरह नहीं रहता, हाइपोक्सिया है, इन्फेक्शन वगैरह है कि सडन चेंज, वो मतलब कि कोई भी सडनली उसको किसी एनवायरनमेंट में चेंज किया उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साटा का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं विच नर्सिंग इंटरवेंशन आर एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद डिलीरियम। डिलीरियम वाला पेशेंट है उसके लिए कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, या मतलब कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा या ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें साटा वाला तो अपन को सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखते हैं ए कीप ए क्लॉक एंड कैलेंडर विजिबली, मतलब कि अपन को एक कमरे में घड़ी और दीवार वगैरह ऐसे दिखने वाली जगह पर अपन को रखना चाहिए, क्योंकि डिलीरियम का पेशेंट है, डिलीरियम का पेशेंट है तो मतलब सडन अनकॉन्शियसनेस वगैरह वो हो गई, टाइम पर्सन प्लेस वगैरह के खिलाफ उसके में को डिसोरिएंटेशन हो गया उसको थोड़ा। दूसरा इंक्रेज फैमिली प्रेजेंस, फैमिली प्रेजेंस को अपन को इंक्रेज करना है, मतलब अपन को फैमिली प्रेजेंस वगैरह इंक्रेज करेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो घर वालों में एक जने को बोल रहा मैं नहीं जानता हूँ, किसी और को पहचान ले तो उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाए। इसलिए तो अपन अगर क्लॉक कैलेंडर वगैरह ये रखेंगे तो उससे उसको टाइम पर्सन पैलेस वगैरह का पता चलेगा कि क्या है, तो उसको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा आज इतनी तारीख है, ऐसा तारीख है, तो वो एक कंफ्यूजन नहीं होगा ज़्यादा। दूसरा इंक्रेज फैमिली प्रेजेंस को रखेंगे तो उसकी वजह से भी उसमें को अपन को उसकी डिलीरियम वाली कंडीशन है उसको सुधार करने में फायदा रहेगा या मदद मिलेगी। फ्रिक्वेंटली चेंजेज रूम, बार बार चेंजेज रूम करेंगे तो उसमें ज्यादा डिसोरिएंटेशन करता है कि अनकॉन्शियसनेस को बढ़ा सकता है, ओरिएंटेशन नहीं रहेगा उसको, तो ये अपन को नहीं करना। तो ऑप्शन सी अपन ने कट गया। फिर आगे ऑप्शन डी देखते हैं, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करना है कि डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया वगैरह इन्हीं की वजह से डिलीरियम होने के पेशेंट को चांसेस रहते तो हाइड्रेशन उसका मेंटेन करना है। ऑप्शन डी है रिड्यूस अननेसेसरी नॉइज, नॉइज को कम करना है जिसकी वजह से क्या रहेगा, स्टिमुलाई कमी रहेगी तो उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं ए बी डी। अपन ने मतलब कि सी चूज नहीं किया था क्योंकि सी बार बार रूम चेंज करने की वजह से इसको डिसोरिएंटेशन ज्यादा हो सकता है, तो पेशेंट डिसोरिएंटेड कोज क्यूज फेमिलियर फेसेस वगैरह होता है, ओरिएंटेशन कोज वगैरह मिल जाता है उसको कि पता चल जाता है क्या हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन, क्वाइट एनवायरनमेंट रहेगा, चेंजिंग रूम इंक्रीज, कंफ्यूजन वगैरह उसका बढ़ा देता है, उसकी वजह से कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कि ए पेशेंट विथ डिमेंशिया सडनली बिगन्स हेलुसिनेटिंग आफ्टर रिसीविंग डाइफेनिरामाइन, ड्रामाइन है जो देने की वजह से उसको क्या कि बार उसके बाद में हेलुसिनेशन होने, तो व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट फर्स्ट। नर्स सस्पेक्ट क्या सस्पेक्ट करेगी सबसे पहले कि डिमेंशिया का पेशेंट था उसको हेलुसिनेशन होने लग गया, किसके बाद हेलुसिनेशन होने लग गया क्योंकि इसको डाइफेनिड्रामाइन दी उसके बाद में होने लग गया। तो एल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेशन, वो एल्जाइमर डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा तो इसकी वजह से नहीं हो, नहीं इसकी वजह से तो एल्जाइमर डिजीज हो रहा है उसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन वगैरह रियर है कि हो नहीं हो ऐसा। उसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं कि मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिलीरियम, तो मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिलीरियम वगैरह हो सकता है उसको, क्योंकि जो ये डाइफेनिरामाइन है ये वगैरह है, ये क्या करती है अपन को जो हेलुसिनेशन है उसको डिलीरियम को बढ़ाती है, मतलब कि उसको कोज करती है। तो इसलिए इसका डिप्रेशन वगैरह की वजह से तो नहीं होता, नॉर्मल एजिंग वगैरह की वजह से भी उसको हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, तो मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिलीरियम वगैरह उसको हो रहा है। तो इसका आंसर देते हैं बी की डाइफेनिरामाइन हैज स्ट्रॉन्ग एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है उसका, उसकी वजह से उसको होता है। और ओल्डर एज में तो मतलब कि डिलीरियम इसको होता है जिसको ये मेडिसिन वगैरह लेता है उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है कि क्वेश्चन 7, ए पेशेंट विथ डिलीरियम रिपीटली अटेम्प्ट टू क्लाइंब आउट ऑफ द बेड, मतलब कि जो किसका डिलीरियम का पेशेंट है जो कि बार बार क्या कर रहा है, जो अपना बेड है, बेड इसे उससे जो बार बार क्या कर रहा है नीचे उतर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन को बार बार बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, तो अपन के द बेस्ट इनिशियल
नर्सिंग इंटरवेंशन, सबसे पहले वाला जो इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या होगा, पहला है कि अप्लाई रिस्टेंट, उसके ऊपर रिस्टेंस वगैरह अप्लाई कर देना अपन को, ठीक है। तो ये तो नहीं करना, उसकी वजह से उसमें हो सकता है कि ज़्यादा अग्रेशन हो जाए या चोट वगैरह भी आ जाए या ज़्यादा उसको स्टिमुलाई बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा अग्रेस्ट हो जाए। फिर आता है कि प्लेस द पेशेंट नियर द नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन के पास में पेशेंट को दिखाना है, बिठाना है ऐसा, ठीक है। अपने बेटा मान सकते हैं कि उसको ऑब्जर्वेशन में रख रही है, उसके ऊपर कंटिन्यू नजर रख रही है, ताकि क्योंकि ऐसा नहीं कि बार बार उतरने की कोशिश कर रहा, तो हो सकता है उतर रहा है, गिर जाए, ऐसा लग जाए, कोई चोट वगैरह आ जाए, तो अपन इसको एक बार थोड़ा बेटर ऑप्शन मान सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं, गिव PRN हेलोपेरिडोल इमीडिएटली, उसको इसको सबसे पहले इसको उसको मतलब कि हेलोपेरिडोल वगैरह दे देनी है ऐसा। तो हेलोपेरिडोल वगैरह देने से बेटर ये है कि मतलब कि रेज ऑल 4 साइड रेल्स, मतलब कि साइड रेल्स वगैरह उनको अप कर देना है। तो अगर कर देगा तो उसकी वजह से हो सकता है उसे ज़्यादा चोट लग जाए कि वो रेल्स वगैरह के ऊपर भी हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन ये रहेगा कि उसको अपने बेड साइड में रखे। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है, ऐसा ज़्यादा करता है, ऐसा करता है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करके, डॉक्टर को इन्फॉर्म करके उसको हेलिपेरिडोल वगैरह दे सकती है। बट अब सबसे पहले उसका जो इनिशियल इंटरवेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि उसको अपने बेड साइड मतलब नर्सिंग स्टेशन के पास रखे, ताकि उस पर को ध्यान रखे कि उसकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ऐसा। तो इसमें यह आ गया कि एक्सप्लेनेशन पेशेंट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, क्लोज ऑब्जर्वेशन रिड्यूस द फॉल, अवॉइडिंग डिस्टेंस वगैरह से अवॉइड करना है और अपन को उसको ध्यान रखना है ताकि उसकी वजह से उसमें वो बताया जा सके। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कि साटा का क्वेश्चन है, इसमें कि विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट डिमेंशिया रेदर देन डिलेरियम। डिलेरियम तो इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन से सजेशन फाइंडिंग्स हैं जो ये सजेस्ट करती है कि डिमेंशिया मतलब डिलेरियम के बजाय डिमेंशिया कुछ ज़्यादा बेटरली वो डिफाइन करती है। तो पहले देखते हैं ग्रेजुअल ऑनसेट, तो डिमेंशिया रहता है वो ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, सही बात है। प्रोग्रेसिव कोग्नेटिव डिक्लाइन मतलब कि उसका कोग्नेटिव फंक्शंस वगैरह हैं जो भी हैं प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन होने लग जाते हैं, धीरे धीरे उसमें कोग्नेशन में कमी आने लगती है, डिक्लाइन होने लग जाते हैं। फिर स्टेबल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेबल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो डिमेंशिया का पेशेंट होता है उसका कॉन्शियसनेस लेवल बराबर रहता है, कॉन्शियस लेवलनेस कम नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन होगा। फिर आ जाएगी फ्लक्चुएटिंग अटेंशन, अटेंशन उसका कम होने लग जाता है, मतलब अटेंशन वगैरह ध्यान वगैरह उसका कम हो जाता है। तो ये डिलीरियम में होता है कि उसका अटेंशन वगैरह कम हो जाता है, डिसोरिएंटेशन वगैरह होने लग जाता है, इसमें नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन कर जाएगा। फिर आ गया क्रोनिक मेमोरी इंपेयरमेंट, जो बस रहता है उसमें क्रोनिक मतलब कि बहुत लंबे टाइम से मेमोरी लॉस होने लग जाता है, कई ईयर से मेमोरी लॉस होने लग जाता है, तो वो किस में होता है, डिमेंशिया में होता है। तो ये भी ऑप्शन, तो A, B और D, A, B, C और D, तो ये ओपन ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। आगे इसका आंसर देखते हैं, A, B, C और E, A, B, C और D, D तो जो डिलीरियम का सिम्टम है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन डिमेंशिया पिक्चर स्लो ऑनसेट हो गया, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो गया, फिर नॉर्मल कॉन्शियसनेस अंटिल लेट डिजीज मतलब लेट डिजीज के लेट में जाके होता है, बाकी क्रोनिक मेमोरी लॉस होती है, फ्रैक्चर अटेंशन इज टिपिकल ऑफ डिलीरियम, डिलीरियम का टाइप है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें कि एन ओल्डर एडल्ट विद डिलीरियम सडनली बिकम एक्सट्रीमली ड्राउजी एंड डिफिकल्ट टू अराउज, मतलब कि जो एक मतलब कि ओल्डर अडल्ट पेशेंट है डिलीरियम का, सडनली बिकम एक्सट्रीमली ड्राउजी, बहुत ज़्यादा एज को सुस्त हो जाता है और उसको एज को अराउज मतलब होता है उसको जगाना, तो उसको जगाना या उसको उठाना या गेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी, नर्स प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहला आता है कि रीओरिएंटेड द पेशेंट, पेशेंट है उसको रीओरिएंटेड करना है अपन को, बार बार उसको जब पास देखना है, चेक करना है, ऐसा करना है, ठीक है। इसके बाद में आ गया कि क्वेश्चन को जो एयरवे एसेस एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह उसका जांच करना है अपन को, वो देखना है। तो मतलब कि अगर डिलीरियम का पेशेंट है, ठीक है, इसमें सडनली एज को क्या हो गया, ड्राउजी हो गया वगैरह हो गया, तो अपन ने वही वेराइटी आ गई उसमें जो अपन जो भी उसके जो मेटाबॉलिक कोज रहते हैं उनको या जो भी अंडरलाइन कोज है उनको चेक करेंगे। तो इसमें अपन को चेक करने के लिए और रीओरिएंटेशन तो बार बार करेंगे, अगर ड्राउजी हो गया फिर भी अपन रीओरिएंटेशन वगैरह पे जा रहे हैं तो उससे बेस्ट ये है कि अपन असेस एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह देखते हैं। ड्राउजी हुआ तो हो सकता है शुगर लेवल भी कम हो गया हो, कोई वाइटल्स वगैरह डाउन हो गया, बीपी लो हो गया हो गया, ब्रीथिंग या सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो गई, आज तक फैमिली मेंबर टू स्टे, अगर ड्राउजी वगैरह हो रहा है तो अपन फैमिली मेंबर वगैरह को स्टे करने से कुछ नहीं है, अपन को उसका असेस करना, वो चेक करना, प्रायोरिटी पे ये चीज़ों को रखना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट द बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करने से बेटर है कि अपन उसको असेस करें, उसके वाइटल साइंस वगैरह देखें, उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें और ABC उसका एनालिसिस करें। तो इसका आंसर ही आ गया B, एनी सडन डिक्रीज इन कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड इमीडिएट असेसमेंट ऑफ एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वगैरह का ब्लड ग्लूकोज लेवल अपन देख सकते हैं प्रायोरिटी बेस्ड पे कि हो सकता है एयरवे वगैरह अगर अपन ने चेक किया, या डायबिटिक पेशेंट है तो हो सकता है
हाइपो में वगैरह में चला गया वैसा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए नर्स रिसीव रिपोर्ट ऑफ 4 पेशेंट। 4 पेशेंट की उसने जो रिपोर्ट है वो रिसीव करी। विच पेशेंट शुड बी सीन फर्स्ट, मतलब जो कौन सा पेशेंट है वो सबसे पहले उसको देखेगी ऐसा। तो ऑप्शन ए है कि डिमेंशिया पेशेंट वंडरिंग बट इजीली रीडायरेक्टेड, मतलब कि एक डिमेंशिया का पेशेंट है वो क्या वंडरिंग, मतलब क्या है कि इधर उधर घूम रहा है वो कर रहा है, और दूसरा क्या है कि मतलब कि इजीली रीडायरेक्टेड, मतलब कि इधर उधर घूम रहा है लेकिन वापस आराम से आ जाता है वो, ऐसा नहीं कि घूमते घूमते कहीं आगे निकल गया, ऐसा इजीली रीडायरेक्टेड मतलब कि वापस ही रीडायरेक्शन उसमें आ जाता है या वहीं पे घूम रहा है। ऐसा कहने से मतलब ये है कि वो एक फिक्स जगह में घूम रहा है, वहीं पे घूम रहा है, रीडायरेक्टेड है, मतलब कि एक दूसरी जगह जा नहीं रहा है। फिर आता है कि डिलीरियम पेशेंट बिकमिंग इंक्रीजली लिथार्जिक आफ्टर ओपोइड एडमिनिस्ट्रेशन। ओपोइड वगैरह देने के बाद में जो एक किसका डिलीरियम का पेशेंट है वो लथार्जिक हो गया है, ये हो गया। फिर आगे आता है ऑप्शन, ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है कि थोड़ा लग रहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग है, पहले देखने की चीज ऐसी लग रही है, लेकिन इसे आगे के ऑप्शन देखते हैं। पर एल्जाइमर्स पेशेंट रिफ्यूजिंग ए बात के लिए मना करा, तो ये तो इसे प्रायोरिटी बेस्ड पे तो है नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने जैसी तो चीज मतलब कि ऑप्शन नहीं है। डिमेंशिया पेशेंट आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली, अगर बार बार एक डिमेंशिया का पेशेंट तो हो सकता है उसका मेमोरी लॉस है तो वो कई बार पूछ सकता है बार बार, उस चीज से बेटर अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाला ये है कि जो डिलीरियम का पेशेंट है उसको एज को ओपोइड एडमिनिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में वो लथार्जिक हो सकता है उसके अंदर जो अपने इसको एयर जो क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है ओपोइड वगैरह की वजह से, हो सकता है उसमें जो ब्रीथिंग सप्रेस वगैरह हुई हो या ब्रीथिंग वगैरह लेना कम हो गया, मतलब सांस की कोई तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से ये हो सकता है ऐसा। फिर आता है इसका आंसर बी, और इसे इंक्रीजिंग लथार्जिक आफ्टर ओपोइड एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिकेट ओपोइड इंड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ब्रीथिंग डिप्रेशन जो है वो उसको हुआ हो। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये लथार्जिक वगैरह होना और ओपोइड एडमिनिस्टर के बाद में ऐसा होना उसको ओपोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन को इंडिकेट कर सकता है, तो इसलिए अपन को उसको एक बार है जो मेडिकल इमरजेंसी समझ के और फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करना। फिर आगे जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 जो प्रायोरिटी क्वेश्चन है, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, इसमें अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एन 84 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ डिमेंशिया इज एडमिटेड विथ डिहाइड्रेशन, द नर्स नोटिस दैट विद इन 2 आवर्स द पेशेंट बिकम डिसओरिएंटेड, मतलब ये एक डिमेंशिया का पेशेंट है जो कि डिहाइड्रेशन के साथ में एडमिट हुआ। नर्स देखती है कि जो 2 घंटे के अंदर ही वो पेशेंट डिसओरिएंटेड हो गया, कैन नॉट मेंटेन अटेंशन एंड ही सीइंग चिल्ड्रंस आर सीइंग, मतलब कि चिल्ड्रन प्लेइंग इन द रूम, मतलब उसको हेलुसिनेशन हो रहा है कि वो देख रहा है कि उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। तो डिलीरियम रहता है उसके अंदर हेलुसिनेशन मोस्टली होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, मोस्टली प्रेजेंट होता है, जबकि डिमेंशिया में हेलुसिनेशन इतना नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि डिमेंशिया का पेशेंट था वो आगे जाके डिलीरियम का पेशेंट हो गया, मतलब उसमें जो डिहाइड्रेशन के लिए एडमिट हुआ, लेकिन डिहाइड्रेशन वगैरह रिस्क फैक्टर या कोज है जिसकी वजह से हो जाता है कि ये वाओ। तो व्हाट द नर्स, मतलब कि प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, तो फिर अपन को देखना है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर आफ्टर द शिफ्ट, शिफ्ट के बाद में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना है। तो ये तो गलत है, अपन को इतना टाइम नहीं लेना है क्योंकि हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह भी कोई दिक्कत भी हो जाए कि डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है उसमें वो जो भी डिलीरियम है वो आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। असिस्ट द वाइटल साइन ऑक्सीजन एंड ब्लड ग्लूकोज इमीडिएटली, वो ही है कि उसके अंडरलाइन कोज को अपन को चेक करना चाहिए, डिसओरिएंटेड हो गया हो सकता है, वाइटल साइन वगैरह अपन को चेक करना। एक्सप्लेन द हेलुसिनेशंस आर नॉट रियल, ये तो अपन को आर्ग्यू वाला ये चीज तो करनी नहीं है। फिर लीव द पेशेंट अलोन टू रिड्यूस स्टिमुलाई को रिड्यूस करने के लिए ये नहीं करना है कि डिसओरिएंटेड वगैरह हो गया है और उसको बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, हो सकता है उसमें जो डिलीरियम की कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाए, तो इसलिए अपन को इसको देखना है। इसका आंसर देखते हैं बी, ये हो गया बी जो होता है कि अक्यूट डिलीरियम नोट प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया, द प्रायोरिटी इज आइडेंटिफाई रिवर्सिबल को, जो रिवर्सिबल है उसको करना चाहिए, हाइपोक्सिया हाइपोग्लाइसीमिया इन्फेक्शन वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह अपन वही वाइटल साइन वगैरह चेक करेंगे, उस इंटरवेंशन को ठीक करेंगे तो उससे डिलीरियम वगैरह भी आपस अंडरलाइन कोज के ठीक होने की वजह से वो भी ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, साटा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है कि विच पेशेंट आर एट हाइएस्ट रिस्क ऑफ
फॉर डेवलपिंग डिलीरियम। निम्न में कौन सा पेशेंट है जिसमें डिलीरियम होने के हाईएस्ट रिस्क रहते हैं, ऐसा रहता है। तो इसमें देखते हैं अपन क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन है कि 80 ईयर ओल्ड विथ यूटीआई। यूटीआई के साथ में जो पेशेंट है उसके मतलब 80 ईयर ओल्ड का यूटीआई वाला पेशेंट है, तो हो सकता है कि एज ज्यादा होने की वजह से डिलीरियम वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूटीआई वाला पेशेंट है तो हो सकता है डिहाइड्रेशन वगैरह हो या फ्लूइड इंटेक कम हो या इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो ये राइट हो गया। दूसरा है कि ओल्डर एडल्ट रिसीविंग ओपोइड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद में ओल्डर पेशेंट है वो ओपोइड्स वगैरह ले रहा है, ये ले रहा है, तो इसके बाद में उसके हो सकता है मतलब कि जो भी ब्रीथिंग की रेस्पिरेटरी वो हो सकता है, इसकी वजह से भी उसमें हो सकता है। तो बी ऑप्शन भी अपन ने सेलेक्ट कर लिया कि ओपोइड्स वगैरह था तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम वगैरह ये चीज़ हो सकती है। फिर यंग एडल्ट विथ स्टेबल डिप्रेशन। यंग एडल्ट है वो स्टेबल डिप्रेशन के साथ में, कि डिप्रेशन है बट स्टेबल वगैरह ऐसा है, तो डिप्रेशन कोज इसका डिलीरियम का कोई डिप्रेशन नहीं रहता है, तो इस ऑप्शन को अपन कट करेंगे। फिर ओल्डर एडल्ट विद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का है तो उसको डिलीरियम होना है यही, तो ये ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया। फिर आईसीयू पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल मेडिकेशंस, तो आईसीयू का पेशेंट है वो मल्टीपल मेडिकेशंस रिसीव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या कि ज्यादा मेडिकेशन वगैरह रहने के आईसीयू का पेशेंट रहता है वो डिसोरिएंटेड ज्यादा, क्योंकि एकदम बंद कमरे वगैरह में रहता है, ऐसा रहता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए अपन इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट किए, ए किया, बी किया, सी डिप्रेशन की वजह से नहीं होता है, डी और ई, तो ए बी डी और ई अपन ने साटा में सेलेक्ट, ए बी डी ई। एक्सप्लेनेशन मेजर रिस्क एक्सपेक्टर एडवांस एज हो गई, कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह, वो डिहाइड्रेशन है, पॉलीफार्मेसी मतलब कि वो जरा ओपोइड वगैरह ऐसी चीजें ले रहा है उसकी वजह से भी, और रेस्पिरेटरी मतलब कि डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है उसको कभी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 13, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। और 13 प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, एक कंफ्यूज पेशेंट विद डिलीरियम इज पुलिंग आउट आईवी लाइन। आईवी लाइन वगैरह है उसको खींच के बाहर निकाल रहा है, एक डिलीरियम का पेशेंट है वो ऐसा कर रहा है, तो विच प्रेस्क्रिप्शन शुड बी नर्स क्वेश्चन, मतलब कि जो ऐसा कौन सा मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन, मतलब कि बेसिकली डॉक्टर ने ऐसा कहा कि ऐसा कर दो, या अगर उसने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसा करो वैसा करो, या जो भी प्रेस्क्राइब करता है उसमें नर्स का कौन से ऐसा प्रेस्क्रिप्शन है जिसपे एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा या ये नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये ऐसा करना चाहिए कि ऐसा पेशेंट ऐसा करा तो उसके साथ में अपन कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है। तो लिख रहा है कि फैमिली मेंबर स्टे एट बेड साइड, फैमिली मेंबर को बेड साइड पे, तो अगर बोल सकती है कि आप फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं कि आप बेड साइड रुको, अगर कैंडल वगैरह खींचता है तो उसको ऐसे खींचने की कोशिश करता है तो आप उसको रोक सको या बोल सको कि ये नहीं खींचना है। फिर आता है कि री ओरिएंटेशन एवरी शिफ्ट में उसको री ओरिएंटेशन करना है, मतलब बार बार उसको देखना है, ऐसा देखना, तो वो करना ही है, वो तो नॉर्मल चीज है, ऐसा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर फिजिकल रिस्ट्रेन एज द फर्स्ट इंटरवेंशन, फर्स्ट इंटरवेंशन ये है कि उसको फिजिकली रिस्ट्रेन कर दो, तो ये गलत है। ये डॉक्टर अगर बोलता है कि लो बांध दो तो अपन को डायरेक्ट नहीं कि अपन अटेंडर को पास में रख सकते हैं, उसका ध्यान रख के देख सकते हैं एक बार, अगर बिल्कुल नहीं माता बात अलग है। करेक्ट डिहाइड्रेशन वगैरह, अगर डिलीरियम का पेशेंट है तो हो सकता है मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से भी उसको डिलीरियम वगैरह हो सकता है, वो भी इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है ऐसा। तो इसलिए अपन को जो राइट आंसर जाता है वो जाता है कि फिजिकल रिस्ट्रेन करना, नर्स का जो भी डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा उस पर क्वेश्चन कर सकती है कि फिजिकल रिस्ट्रेन क्यों कर रहे हैं। ये आंसर इसका सी, एक्सप्लेनेशन रिस्ट्रेन शुड बी नेवर बी द फर्स्ट इंटरवेंशन बिकॉज दे इंक्रीजेस फॉल एग्रेशन और एंग्री वगैरह कर सकते हैं, पेशेंट को अग्रेशन में ला सकते हैं। फिर आ गया कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ए पेशेंट विथ एल्जाइमर्स डिजीज सडनली कैन नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर एंड बिकम ड्राउजी विद इन 1 आवर, देन नर्स शुड सस्पेक्ट, क्या सस्पेक्ट करेगी कि एक एल्जाइमर का पेशेंट था, उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में, फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान रहा है, अनकॉन्शियस हो गया, डिसओरिएंटेड हो गया एंड बिकम ड्राउजी विद इन 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे के अंदर ड्राउजी वगैरह हो गया। तो हो सकता है कि इसमें ऑप्शन ए देखते क्या होता है, नॉर्मल डिजीज प्रोग्रेशन, एल्जाइमर डिजीज का प्रोग्रेशन हो गया हो, ठीक है। अक्यूट डिलीरियम हो सकता है, अपन ने माना कि डिहाइड्रेशन वगैरह उसकी वजह से उसको हो सकता है। दूसरा ड्राउजी वगैरह हो रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, तो पहला ऑप्शन कर गया। दूसरा डिप्रेशन की वजह से डिलीरियम नहीं होता है, और सनडाउनिंग सिंड्रोम वगैरह है उसकी वजह से भी होने की चांस है। नहीं तो जो पेशेंट को क्या है कि अक्यूट डिलीरियम हो रहा है कि अचानक से उसका ये कॉन्शियस लेवल गिरना और वगैरह ये है जो उसमें है जो हो सकता है कि धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ जाए और जो भी कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह भी हो सकती है। तो इसलिए अपन को इसको ये नोटिस करना है कि उसको अक्यूट डिलीरियम है ऐसे पेशेंट को। इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। फिर आ गया कि सडन चेंजेस ओवर हावर सडनली सजेस्ट डिलीरियम वगैरह, सडनली हो रहा है तो डिलीरियम वगैरह कर सकते हैं। एल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेसिवली स्लोली ओवर मंथ टू ईयर, अगर प्रोग्रेशन है वो स्लोली होता है तो अपन ये नहीं मान सकते कि डिजीज का प्रोग्रेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 वही साटा का क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15 है विच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प प्रिवेंट डिलीरियम इन हॉस्पिटलाइज ओल्डर पेशेंट। जो ओल्डर पेशेंट होते हैं, जरूरी नहीं है डिलीरियम साइकेट्रिक वाले पेशेंट में ही हो, नॉर्मल पेशेंट जो कि कोई आईसीयू में एडमिट है, अब लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड है, उसमें भी हो सकता है। आईसीयू का पेशेंट, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला या न्यूरो का कोई पेशेंट होता है, उसमें भी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए है सिलेक्ट करने हैं, इनकरेज अर्ली एम्बुलेंसन। अगर पेशेंट को एम्बुलेंसन वगैरह करेंगे तो उसे मेंटल स्टिमुलेशन वगैरह मिलेगा, मेंटली पेशेंट ओरिएंटेड वगैरह रहेगा, ऐसा रहेगा तो वो चीज़ बेटर होगा, तो उसमें होने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रमोट एडिक्वेट स्लीप, उसमें एज को एडिक्वेट स्लीप वगैरह को प्रमोट करेंगे तो उसकी वजह से क्या रहेगा, उसको अगर प्रॉपर सोएगा तो स्ट्रेस वगैरह ये कम हो जाएगा, या थोड़ा सा एक चीज़ कम रहेगी, तो नींद पूरी वगैरह होने की वजह से उसको मेंटली हेल्थी रहेगा पेशेंट। दूसरा आ गया कि मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वगैरह मेंटेन करेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा तो वैसे डिलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रमोट एडिक्वेट स्लीप, मेंटेन हाइड्रेशन, फिर फ्रीक्वेंटली रूम ट्रांसफर वगैरह करने से भी पेशेंट कई बार डिसोरिएंटेड हो जाए, तो अपन को ये नहीं करना है। यूजिंग हियरिंग एड्स एंड आई ग्लासेस, अब ओल्डर पेशेंट है, ओल्ड एज वाला पेशेंट है, उसके अंदर क्या रहता है कि जो भी उसका सन ग्लासेस वगैरह उनको यूज करना, ताकि वो चीज़ को दूर से देख सके, उसको कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एकदम क्लियरली। अगर किसी को हियरिंग एड्स वगैरह लगे तो हियरिंग एड्स वगैरह देना, ताकि उसको किसी चीज़ में कंफ्यूजन या डिसोरिएंटेड वगैरह ये चीज़ें नहीं हो, डेवलप नहीं हो, उसकी वजह से उसको डिलीरियम नहीं हो। तो इसके आंसर देखते हैं, ए बी सी ई वही है, डी अपन ने फ्रीक्वेंटली रूम ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से उसको डिसोरिएंटेशन वगैरह होगा और कंफ्यूजन होगा। एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन मतलब कि मोबिलिटी, हाइड्रेशन, स्लीप हाइजीन, सेंसरी एड वगैरह यूज करने की वजह से उसको डिलीरियम वगैरह से अपन बता सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 16 ये है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर 4 पेशेंट, 4 पेशेंट की केयर करिए, हु शुड बी असेस्ड फर्स्ट कौन सा असेस्ट करना चाहिए। एक डिमेंशिया का पेशेंट है जो लंच लेने से मना कर रहा है, ठीक है, तो इसको अपन को मतलब कि लंच वाला इतना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाला है कि डिलीरियम पेशेंट विथ न्यू ऑनसेट एगिटेशन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 86 तक उसका सेचुरेशन वगैरह गिर गया, तो अपन को जरूरी है इसको देखना। एक बार इसको अपन सिलेक्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या पता इसे बेटर ऑप्शन मिल जाए। फिर एल्जाइमर्स पेशेंट वंडरिंग, मतलब एल्जाइमर का पेशेंट इधर उधर वार्ड में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। फिर डिमेंशिया पेशेंट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब बार बार है जो क्वेश्चन वगैरह रिपीटली पूछ रहा है, ऐसा तो ऐसा हो तो इससे ज्यादा बेटर अपना कि जो इस पेशेंट को देखते हैं जिसमें जो एगिटेशन हो गया लगातार और ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन जा रहा है, तो हो सकता है वो कंडीशन और वर्स हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इसलिए उसको अपन को देखना जरूरी है। तो उसको फर्स्टली अपन असिस्ट करेंगे। तो इसका देखते हैं आगे आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन यूज एबीसीज एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन 86 सिग्निफिकेंट हाइपोक्सिया वगैरह हो सकता है, जिससे जो कंडीशन और ज्यादा वर्सन हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, 60 का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन, विच फाइंडिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन मॉडरेट एल्जाइमर डिमेंशिया। मॉडरेट एल्जाइमर डिमेंशिया में कौन कौन सी जो अपन ये हैं जो अपन वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। फिर ठीक है, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर, जो फैमिली मेंबर्स है उनको रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होती है, तो एल्जाइमर में ऐसा रहता है, तो ये ऑप्शन एक ये सिलेक्ट हो गया। फिर वंडरिंग बिहेवियर, इधर उधर घूमना फिरना वाला, ये भी होता है, ये भी सिलेक्ट है। पुअर जजमेंट, थोड़ा जजमेंट वगैरह पुअर रहता है उसमें, क्योंकि एक चीज़ को एज को ज़्यादा इतना जज नहीं कर पाता। फिर आता है कि सडन फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस सडनली फ्लक्चुएटिंग नहीं होती है उसमें, नॉर्मली कॉन्शियसनेस रहता है। फिर डिफिकल्टी परफॉर्मिंग एक्टिविटी डेली लिविंग की जो एडीएल्स वगैरह है वो कंप्लीट पूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर ये होने की वजह से बार बार मेमोरी लॉस वगैरह होने की वजह से वो भूल जाता है कि कभी कौन सा वर्क कब करना था कब नहीं करना था। फिर आगे जाते हैं, इसका ये एक्सप्लेनेशन ए बी सी ई की अपन ने डी सिलेक्ट नहीं किया, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस सिलेक्ट नहीं किया। फिर आते हैं पुअर जजमेंट, वंडरिंग, रेडियल वगैरह नहीं कर पा रहा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एन ओल्डर पेशेंट डेवलप्स डिलीरियम आफ्टर स्टार्टिंग ए न्यू मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट करी, विच मेडिकेशन मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल, कौन सी मेडिकेशन है जो रेस्पॉन्सिबल है। तो अभी अपने एक क्वेश्चन पहले भी देखा कि डाइफेनेड्रामाइन है, उसकी वजह से होता है, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डाइफेनेड्रामाइन एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसकी वजह से होता है। दूसरा है बेंजोडाइपाइन, जिसकी वजह से भी हो सकता है। और ओपोइड्स वगैरह लेते हैं उसमें भी डिलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो एंटी एनर्जिकोलॉजिक ड्रग होती है उनको लेने से भी हो जाता है ऐसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइफेनेड्रामाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, ये आगे डाइफेनेड्रामाइन है, स्ट्रॉन्ग एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो गए, वो एंटी कोलिनर्जिक हो गई, ओपोइड्स हो गई, बेंजोडाइजेपाइंस हो गई, डाइफेनेड्रामाइन भी वही है। तो हाई रिस्क मेडिसिन होता है जिनकी वजह से डिलीरियम वगैरह हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, 60 का क्वेश्चन है,
ठीक है। इसमें अपन को देखना है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, विच फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट इंटरवेंशन फॉर डिलीरियम हैव बीन इफेक्टिव, मतलब कि जो इंटरवेंशन है वो डिलीरियम में इफेक्टिव होंगे, कौन सा इंटरवेंशन करने की वजह से डिलीरियम वगैरह ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इम्प्रूव्ड अटेंशन, पहले कहता है कि इम्प्रूव्ड अटेंशन, अटेंशन में सुधार करना है, ठीक है। उसका अटेंशन लेवल कम हो जाता है तो अटेंशन में सुधार करने से होता है। बेटर ओरिएंटेशन, बेटर ओरिएंटेशन वगैरह दिया कि ये आपका रूम है, यहाँ पे ये है, बाथरूम वगैरह यहाँ है, यहाँ ये है, पानी की यहाँ रखा हुआ है, सब ऐसे रखा, तो ओरिएंटेशन वगैरह करवाया। स्टेबल स्लीप वेक साइकिल, स्टेबल स्लीप वेक साइकिल, ऐसा नहीं कि एक दिन तो रात को जो 2 बजे ड्रिप लगा के जगा के ड्रिप लगा दी, ऐसा कर दी, ऐसा नहीं। स्टेबली उसको 10 बजे सोया, सुबह 8 बजे उठा, 7 बजे उठा, तो उसके बाद रूटीन एक सेम रूटीन रहेगा, उसकी वजह से उसको जो भी स्टेबल वेक साइकिल होने की वजह से उसके डिलीरियम में सुधार आ सकता है। इंक्रीज्ड हेलुसिनेशंस, इंक्रीज, अगर हेलुसिनेशंस बढ़ गए तो डिलीरियम ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर इंप्रूव्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वगैरह जो भी अंडरलाइन कोजेज वगैरह है उनको अगर अपन ट्रीट करेंगे, ये करेंगे, तो उससे हो सकता है उसका डिलीरियम वगैरह ठीक हो जाए। इसका आंसर देखते तो ये एक्सप्लेनेशन, साइंस ऑफ रिकवरी इंक्लूड बेटर अटेंशन, इंप्रूव्ड ओरिएंटेशन, नॉर्मल स्लीप वगैरह, रेडिकुएट हाइड्रेशन वगैरह, ये चीज़ें करनी है। जो डिलीरियम जिन अंडरलाइन कोजेज की वजह से होता है उनको अपन को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द नर्स रिसीव फॉलोइंग रिपोर्ट्स, मतलब रिसीव करती है और उसमें से मतलब कि विच पेशेंट शुड बी सीन फर्स्ट, मतलब कौन सा पेशेंट है जिसको सबसे पहले देखेगी। फिर आके डिमेंशिया पेशेंट रिफ्यूजिंग मॉर्निंग मेडिकेशन, डिमेंशिया का पेशेंट मॉर्निंग मेडिकेशन के लिए बोला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो नहीं रखना, अभी हो सकता है मना करना हो, थोड़ी देर बाद ले सकता है। डिलीरियम पेशेंट हु सडनली बिकम्स डिफिकल्ट टू अराउज आफ्टर रिसीविंग मॉर्फिन, मॉर्फिन लेने के बाद में वो पेशेंट बहुत ज़्यादा वो हो गया, ऐसा हो गया, तो जो ही वही एंटीकोलर्जिक ओपोइड वगैरह ड्रग होती है उनकी वजह से डिलीरियम वगैरह वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है ऐसा, तो अपन इसको मान सकते बेटर ऑप्शन है। आगे ऑप्शन भी देखते हैं, एल्जाइमर्स पेशेंट वंडरिंग इनटू अनदर पेशेंट रूम, मतलब दूसरे पेशेंट के रूम में घूम रहा है वगैरह घूम रहा है, तो एल्जाइमर वाला पेशेंट है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव रहता नहीं, ऐसा रहता नहीं, तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह करे। डिमेंशिया पेशेंट क्राइम बिकॉज फैमिली हैज लेफ्ट, डिमेंशिया का पेशेंट रो रहा है कि उसकी फैमिली वाले उसको छोड़ के चले गए सर, तो मेमोरी लॉस वगैरह तो वो हो सकता है, उसकी वजह से भी कभी कोई चीज़ इसकी मेमोरी में आई हो, ऐसा आई हो, तो उसकी वजह से ये रो रहा हूँ, तो ये ऑप्शन भी कट के ये कट गया, तो अपने पास राइट ऑप्शन बचा, डिलीरियम पेशेंट सडनली बिकम्स डिफिकल्ट टू अराउज, मॉर्फिन वगैरह लेने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि डिफिकल्टी अराउजिंग आफ्टर मॉर्फिन में भी इंडिकेट ओपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह हुआ, उसकी वजह से अंडरलाइन कोज से डिलीरियम वगैरह बढ़ जाएगा। इसके बाद अपन को वही ABC वगैरह उसका चेक करना है, और वो चेक करके इंटरवेंशन करके प्रायोरिटी बेस पे उसको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए जो भी डिलीरियम और डिमेंशिया के 20 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो थे, और इसकी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे यूट्यूब जो भी यूट्यूब में जो वीडियो डालेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल JSK माइंड नर्सिंग क्लासेज है, उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आपको उपयोगी लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।